में इस बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं, ये समझने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ सेंट्रम वेल्थ के देवांग मेहता जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छी मजबूती के बीच बाजार के सेंटिमेंट्स तो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन अ फंडामेंटल आउटलुक मैक्रो एनालिसिस मार्केट्स का आप कैसे कर रहे हैं? नए साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2022 में काफी ज्यादा एक्शन दिखा, चैलेंजेस भी थे, बावजूद इसके मार्केट ने परफॉर्म कर दिखाया। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल सेटअप से विपरीत अच्छा एक्शन हमने देखा है। गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बहुत क्लियरली अगर हम 2022 का एनालिसिस करें तो ये साल एक बहुत ही इंडिया के लिए डिफरेंट था। खास करके अगर आप देखें तो इंडिया ने बहुत सारे इंडाइसेस से अगर कंपेयर करें तो आउट परफॉर्म किया। अगर आप एमएससीआई से कंपेयर करें, जो मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स है, उससे भी इंडिया ने आउट परफॉर्म किया फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 7-8 डेज। हमने अगर यूएस के भी जो दिग्गज इंडेक्स है, एसएनपी हो या नेस्डैक हो, उन सबको भी आउट परफॉर्म किया है। गोइंग फॉरवर्ड जो आपने बोला, जो मैक्रो एनालिसिस क्या है आने वाले दिनों में 2023 में इकोनॉमी कैसा लग रहा है, बाजार कैसा लग रहा है, उस पर अगर अगर मैं थोड़ा सा मेरा व्यू दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया क्लियरली एक ओएसिस इन द डेजर्ट है। अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा एग्जैगरेशन लगेगा। इंडिया क्लियरली एक सिल्वर लाइनिंग है जो ग्लोबल डार्क क्लाउड्स है, क्योंकि अभी भी दिक्कतें हैं इंटरेस्ट रेट्स की, अभी भी इन्फ्लेशन की चिंताएं बनी हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो सडनली जिस तरह की बैंक ऑफ जापान की जो कमेंट्री थी, हॉकिश कमेंट्री, उसी तरह की कमेंट्री ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की रही है। और अगर आप देखें तो कोविड का भी जो लास्ट 3-4 दिन से जो ग्लोबल थोड़ा सा स्कैर वापस आया है कि एक नया राउंड कोविड का आया है चाइना में और कुछ अन्य देशों में, उसने मार्केट को थोड़ा सा नर्वस किया है। बट हैविंग सेड दैट, अगर इंडियन मार्केट्स या इंडियन इकोनॉमी का रादर में अगर मैक्रो एनालिसिस करूं तो आप क्लियरली देखिए कि कितने मैक्रो इंडिकेटर्स ऐसे हैं। आप कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा उठा लीजिए, इन्फ्लेशन भी नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं एक लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक बाकी रहा होगा, या वो भी थोड़ा डाइसी है। मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट इंडिया में पीक आउट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो क्रूड जो 120-130 पे हुआ करता था 2 महीने पहले, वो भी अराउंड 85 के नीचे आ गया है, जो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव है। कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है, कंजम्पशन और जनरली फेस्टिव सीजन में अच्छा रहा है। अगर आप डायरेक्ट टैक्स देखें, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स देखें, जीएसटी कलेक्शंस देखें, आई थिंक हम एक अच्छी ऑर्बिट में जा रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ का आना जरूरी है, जो मोस्टली स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। मुझे लग रहा है इंडिया की मैक्रो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैपेक्स, कंजम्पशन, ये सब अगर फैक्टर्स देखें तो आई थिंक हम काफी अच्छा कर सकते हैं 2023 में। यस, ग्लोबल वॉलेटिलिटी के कारण इंडिया भी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इंडिया डायरेक्शनली इंडिया पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दिव्यांग, आपने कई सारी बातें बोली हैं एक्चुअली, और इनको सिंप्लीफाई में आपसे समझना ज़रूर चाहेंगे। ओएसिस इन द डेजर्ट हो, ज्वेल ऑन द क्राउन हो, इस तरह की बातें इंडिया के लिए की जाती हैं, और वो इस पूरे साल में भी आपने देखा ही है कि कंपैरेटिवली और दूसरे बाज़ारों से हम कम गिरे हैं। लेकिन अब एक व्यू ये भी आ रहा है कि 2023 में शायद थोड़ा बाजार कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो परफॉर्म करता ही रहा है इस साल भी। और अगर यहाँ से इन्फ्लेशन पीक आउट होने की बात होती है, फेड के रेट हाइक की पॉज की बात होती है, तो शायद ग्लोबली बाजार यूएस मार्केट्स चल सकती है, लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी चला है। क्या लगता है आपको, क्या रफ्तार इंडिया 2023 में भी कायम रखेगा, या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फर्स्ट हाफ में देख सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आई थिंक अगर कंसोलिडेशन होता है, अगर यहाँ पे जिस लेवल्स पे हम आए हैं कोविड के बाद, हमने जनरली एक एक बहुत अच्छी रैली देखी थी, एक्सेप्ट फॉर अक्टूबर टू जून, अक्टूबर 21 से लेके जून 22 तक $33 बिलियन की सेलिंग हुई थी, जिसको मार्केट ने अच्छे से एब्जॉर्ब किया था। यस, वी सॉ डीप करेक्शन, लेकिन इंडियन रिटेल, इंडियन एचएनआईज, ये सब का फ्लो आज इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। यस, ग्लोबल फ्लो के सिवा हम बहुत ज्यादा दौड़ कायम नहीं रख सकते हैं, लेकिन इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो एक कुशन बन के खड़ा है। यहाँ पे आपका जो व्यू है 2023 में, ये आपका जो अदर सवाल है कि क्या अगर यूएस वगैरह जिसने अंडर परफॉर्म किया है वो ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है, या शक्यता है कंसोलिडेशन अगर होता है तो आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट्स। क्योंकि एक अगर आपको एक वन साइड यूनिलेटरल रैली मिलती है, अगर आप कंटिन्यूअसली अगर आपको एक रैली मिलती है, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, एक ग्रेविटी आना जरूरी है। वो मार्केट को हेल्दी करता है और पार्टिसिपेंट्स को फिर से मार्केट में लाने में हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक हेल्दी करेक्शन होता भी है, यहाँ से ऑलरेडी हम 5-6% करेक्ट कर चुके हैं लास्ट कुछ दिनों में, आज अच्छी रैली है,
लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे। मेरे हिसाब से जो इंडियन मार्केट का कॉम्प्लेक्शन रहा है लास्ट 1-2 साल में, बाय ऑन डिप्स, भले ये बहुत ही सिंपल लगे बोलने के लिए, बट वो बाय ऑन डिप्स का नजरिया ही इन्वेस्टर्स को अपनाना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी आती है तो इंडिया भी इससे दूर डीकपल बिल्कुल नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट गिरेगी तो शायद हम थोड़ा कम गिरेंगे, बट अगर ग्लोबल मार्केट जोर से गिरती है तो हम ऊपर जाने की शक्यता है। इस तरह का कोई डीकपलिंग मुझे नहीं दिख रहा है। और यस, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं अर्निंग्स इंडिया में आना जरूरी है। अगर अर्निंग्स नहीं आए तो हमारा जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा महंगा दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक आध क्वार्टर और सहम के अर्निंग्स आएंगे, उसके बाद शायद इन्वेंट्री कॉस्ट वगैरह जो है आपकी नीचे दिखने लगेगी और अर्निंग्स अच्छा आना शुरू हो जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट 2 साल कम से कम 14-15% टाइप का मिड टेन्स अर्निंग्स ग्रोथ अगर आएगा तो इंडिया कैन डू बेटर। ओके, ठीक है। खैर, इस बीच मार्केट्स के अंदर एक बार मैं आपको बता दूं, 18,050 का लेवल भी आ चुका है। आज काफ़ी स्ट्रांग मूव रिकवरी का देखने को मिल रहा है। एक तो ये हफ्ता एक्सपायरी का था, दूसरा जिसकी वजह से टूटा वहाँ से कोई बड़ी खबर नहीं आई, ना तो सरकार से, ना ही ये कहे कि किसी अलग कंट्री से, खासकर इंडिया स्पेसिफिक ऐसा कोई केसेस बढ़ने की बात तो निकली नहीं। शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग थी, शॉर्ट कवरिंग आई, 18,000 के ऊपर निफ्टी को ले गई और 42,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को ले गई। इसलिए किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाजार टूटा भी कुछ ऐसे ही था, अब बढ़ भी कुछ वैसे ही रहा है। इसलिए आज के मूव को कोई आदमी ये कहे कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 2 दिन पहले याद कर लीजिए, ऐसा ही था, बाजार जिस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग टूटे भी थे। खैर देवांग, मैं एक पॉइंट आपसे और पता करना चाहता हूँ। इस पूरी कश्मकश के अंदर उतार और चढ़ाव पिछले 7-10 दिन के अंदर में एक सेक्टर को लेकर काफ़ी फिर से सुर्खियां बटोरी, वो था फार्मास्यूटिकल्स। एक्चुअली ये कोविड का ट्रिगर जो बना था इसके लिए, लग ऐसा रहा था कि एक ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा और चल जाएगा सेक्टर। आपका व्यू क्या है? वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, दूर रहें इससे, आ जाएं इसमें, करें क्या फार्मा को लेकर? मान लो जो किसी के पास पड़े भी हो तो वो क्या करे फिर? आई थिंक निपी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि फार्मा वाज द डार्लिंग ऑफ द मार्केट। अगर आपने जो पहला वेव ऑफ कोविड देखा था, तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए आईटी और फार्मा इमीडिएटली चलना शुरू हुए थे, नेचुरली फॉर रीजंस विच आर नोन। अभी अगर आप देखें तो लास्ट 1.5 से 2 साल में मोस्टली अगर आप फार्मा कंपनीज देखें, जस्ट एग्जांपल्स दूं तो एक सिप्ला या सन फार्मा, 1-2 कंपनीज है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बट बाकी की कंपनीज आप कहें तो एक यूएस एफडीए के चलते एक सेक्टर भी थोड़ा सा हाइबरनेशन मोड में चला गया था, क्योंकि सडनली रिस्क ऑन आ गया था। अगर आप देखें तो बैंक्स अच्छा करने लगी थी, एनबीएफसीज अच्छा करने लगी थी, बीच में मेटल कंपनीज ने अच्छा किया, बिल्डिंग मटेरियल्स अच्छा किया। तो यस, एक हाइबरनेशन मोड आ गया था फार्मा के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड हो गए हैं, एटलीस्ट बढ़े नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत सस्ते स्टॉक्स है, लेकिन अर्निंग्स का प्रॉब्लम था। बहुत सारे यूएसएफडीए इश्यूज थे कुछ कंपनीज में, कुछ कंपनीज का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया था। डायग्नोस्टिक कंपनीज जो हमको भी पसंद है, वहां पे भी अगर आप देखें तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज बन गया था। आरओईज अभी भी ये कंपनी के बहुत जोर शोर में है, लेकिन कंसोलिडेशन जो इंडस्ट्री में होने वाला था वो भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन काफी कॉम्पिटिटर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो यस, इंडिविजुअली आपको कुछ फार्मा कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, और जिनके पास पड़े हुए ये अच्छे बिजनेसेस, उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बट अगर आप देखें तो इंडिया का जो अभी एक्सपोर्ट स्टोरी है, उससे भी बेटर डोमेस्टिक स्टोरीज बहुत बेहतरीन लग रही है। अगर आप देखें कंजम्पशन, कैपेक्स, क्रेडिट ग्रोथ, ये टाइप की जो लोकल सेंट्रिक स्टोरीज है, शायद वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। बट हैविंग सेड दैट, फार्मा शुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और जो अच्छे बिजनेसेस होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कमिंग टू सेक्टर्स, देवांग, आपकी राय आईटी सेक्टर पर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में आईटी सेक्टर में हमने एक तरह से डिमांड सेटबैक देखी है, बी इट मेनी वेरी रीजंस, चाहे फिर रिसेशन कंसर्न्स हो, इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज हो, या फिर पिछले दिनों आईटी सेक्टर से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी एक के बाद एक ग्लोबल फ्रंट पर भी, क्योंकि ग्लोबल कनेक्ट भी इस सेक्टर के लिए जुड़े होते हैं। तो आईटी कंपनियों को काफ़ी हद तक कह सकते हैं एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी फेस करना पड़ा है। लेकिन गोइंग अहेड इन अ फ्यू क्वार्टर्स आईटी का प्रदर्शन आप कैसे देखते हैं? आईटी जिस तरह का हमने माहौल देखा है लास्ट 6 से 9 महीने में, मल्टीपल हेडविंड्स उसके लिए आई है। आपने बिल्कुल सही कहा, इंटरेस्ट रेट्स की अगर बात करें, या रिसेशनरी एनवायरनमेंट की जो बातें हो रही है, एटलीस्ट स्लो डाउन की बातें हो रही है, कंपनीज ने भी स्लाइटली अपना गाइडेंस को वीक बताया है। लेकिन अगर आप अभी एक्सेंचर के नंबर्स देखें जो लास्ट वीक फ्लैश हुए थे, उसमें कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन नहीं दिख रहा है। गाइडेंस भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा वीक नहीं दी है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का लेटरल हायरिंग का इश्यूज था, जिस तरह की के इश्यूज थे,
ये सब कुछ हद तक अगर आप कंपनीज की लास्ट क्वार्टर की कमेंट्री भी सुने तो वो खत्म होने को आए हैं। और साथ में अगर आपको लग रहा है कि स्लो डाउन है तो हो सकता है 2 या 3 क्वार्टर के लिए कंपनीज अपने ऑर्डर्स को थोड़ा स्लो कर दे। बट इंडियन आईटी की जो कॉम्पिटिटिव एज है, खास करके जो दिग्गज कंपनीज है और कुछ इवन मिड कैप कंपनीज है, उनका जो पी कंप्रेशन हुआ है, जो बहुत महंगे ट्रेड हो रहे थे उधर से एक ऑलरेडी एक पी कंप्रेशन हो चुका है और अर्निंग्स ने भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाया था। हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से 1 या 2 क्वार्टर की तकलीफ और हो सकती है। बट किसी का अगर 2-3 साल का नजरिया है तो यहाँ पे आप ये सेक्टर को मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई कंपनी डिजिटल में माहिर है, कोई कंपनी रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर है। काफी कंपनीज ऐसी है जो आपको अपना बिजनेस मॉडल में कोई उनको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस, उनको थोड़ा सा मार्जिन अपना इंप्रूवमेंट या एटलीस्ट थोड़ा सा गाइडेंस अगर स्ट्रांग हो जाए, और अगर ग्लोबली आपको लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स 9 मंथ्स, तो मेरे ख्याल से सेक्टर थोड़ा अहेड परफॉर्म करेगा, क्योंकि करेक्शन भी थोड़ा फास्ट हुआ था। तो मुझे लग रहा है ये सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है। धीरे धीरे किसी को अगर एसआईपी या स्मॉल ट्रांचेस करने हैं तो शुरू करना चाहिए भाई। ठीक है, ये सेक्टर अब अट्रैक्टिव लगना शुरू हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवांग। लेकिन क्या इसी तरह के कोई ग्रीन शूट्स आपको न्यू एज प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहे हैं? आज थोड़ा सा तो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट है, चाहे आप जोमेटो की बात करो, पीबी फिनटेक की बात करो, या फिर ये बीटन डाउन थे और अब थोड़ी सी वैल्यू इमर्ज हो रही है यहाँ। आई थिंक न्यू एज कंपनीज में दिक्कत यही है कि जहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए। यस, स्ट्रीट इज स्टिल ट्राइंग टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अगर आप देखें तो डेवलप्ड मार्केट्स जैसे यूएस में अगर आप आज ब्लीड भी कर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है लेकिन आपके पास सेल्स बहुत बेहतरीन है और एक विजिबिलिटी है, तो आपको एक अर्निंग का एक वैल्यू मिलता है। अर्निंग का नहीं, रादर सेल्स के ऊपर एक आपको मल्टीपल मिलता है। बट इंडिया में ये ट्रेंड अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है। इंडिया नीड्स मोर ऑफ ईपीएस क्लियर। आपको अपना अर्निंग्स पर शेयर दिखना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है, उसी पे आपको रेशियो मिलेगा। अभी भी जो सेल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, काफी प्लेटफॉर्म कंपनीज के सेल्स स्ट्रांग है, लेकिन इनका जो रोड मैप टू प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम क्लैरिटी के साथ इमर्ज नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है स्ट्रीट को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपका ब्रॉडर मार्केट भी करेक्ट हुआ है, अगर आपके बैंक्स करेक्शन हुआ है, अगर आपका कैपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स या कंजम्पशन स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है, तो आई थिंक ये यहाँ पे विजिबिलिटी लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमारे पास कोई भी ये न्यू एज प्लेटफॉर्म की जो कंपनीज अभी जो लिस्टिंग हुई है उसमें से हम जनरली कोई भी ओन नहीं कर रहे हैं हमारे क्लाइंट के लिए। यस, कुछ इंटरेस्टिंग कैपेक्स ओरिएंटेड स्टोरीज या इंसिलरी कंपनीज इमर्ज हो रही है जो हम देख रहे हैं। नॉट एक्जैक्टली प्लेटफॉर्म या लॉस मेकिंग बट प्रॉफिट मेकिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज, कुछ कंपनीज जो हम देख रहे हैं। बट अदरवाइज ये सेक्टर को या ये स्पेस को रादर हमने अवॉइड किया है। ओके, ठीक है देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अब नए साल में आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए।